कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं। सौदा एक जिंदा इंसान का। गुलामों का बाजार, जहां इंसानों की किसी जानवर की तरह कीमत लगाई जाती थी, जहां रूहों का सौदा चंद सिक्कों में होता था। नगर के बाहर उस तपती दोपहर में आज अजीब सी खामोशी थी। लोहे की जंजीरें जब पत्थर के मंच पर घिसटती तो उनकी खनक कलेजा चीर देती। मंच पर हर उम्र के गुलाम थे, जिनमें मासूम बच्चों से लेकर थके हुए बूढ़े और बेबस नौजवान सब शामिल थे। पर उस दिन सबकी नजरें रुकी हुई थीं उस नवयुवती पर, जिसके मैले कुचैले वस्त्रों के पीछे एक अलग ही तेज नजर आ रहा था। धूल और गर्द से सना हुआ चेहरा भी उसकी आंखों की चमक को नहीं दबा सका, जिनमें नफरत और स्वाभिमान साफ साफ झलक रहा था। वो किसी डरी हुई बिल्ली की तरह ना होकर एक घायल शेरनी की तरह जमा हुई भीड़ को घूर रही थी। गुलामों के इस बाजार की प्रथा सदियों से चली आ रही थी, जिसमें अमीर लोग अपने लिए काम करने वाले गुलामों की बोली लगाते और उनको खरीद लेते थे। नगर के बाहरी हिस्से में महीने के आखिरी दिन लगने वाले इस बाजार में नगर और बाहर से आए लोग बड़ी ही बेसब्री से बोली शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। तभी एक घिनौनी शक्ल वाला व्यक्ति शैतानी हंसी हंसता हुआ मंच पर आता है। उस नवयुवती की नीलामी शुरू होने से पहले कारखाने और खेत खलिहान में काम करने वाले नवयुवकों के दाम लगते हैं। फिर घरों में काम करने वाले बच्चे और बूढ़े लोगों के सबके बिक जाने के बाद वो दुष्ट आदमी एक बार फिर से घिनौनी हंसी हंसते हुए बाजार में लाई गई नवयुवती की तरफ इशारा करते हुए कहता है, आज की आखिरी गुलाम है ये जंगली बिल्ली। इसकी कीमत शुरू होती है 70 स्वर्ण मुद्राओं से। जैसे ही उसकी बोली शुरू हुई, बाजार में जैसे गिद्धों का जमावड़ा लग गया। भीड़ में खड़ा हर एक व्यक्ति उस नवयुवती को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। बोलियां बढ़ने लगी, 70 से 80 और 80 से 90। तभी भीड़ में खड़े उस नगर के एक धनी और दुष्ट सेठ की आवाज गूंजी, 200 स्वर्ण मुद्राएं। सेठ की बोली के साथ ही पूरे बाजार में सन्नाटा पसर गया। बेड़ियों में जकड़ी नवयुवती भी उस दुष्ट सेठ को पल भर के लिए घूरती है। 200 स्वर्ण मुद्राएं एक गुलाम लड़की के लिए, यह रकम किसी की भी सोच से परे थी। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति चिल्लाया, अरे 200 स्वर्ण मुद्राएं, ये तो किसी का भी खजाना भर दे। बाजार में छाई चुप्पी को देख धूर्त सेठ को यह अंदेशा हो चला था कि अब यह गुलाम उसकी हुई। पर जब वो सेठ आंखों में जीत की चमक लिए मंच की तरफ बढ़ने लगता है, तभी उस भीड़ के आखिरी छोर से एक शांत और वजनदार आवाज गूंजी, 500 स्वर्ण मुद्राएं। यह आवाज थी उस भीड़ को धीरे धीरे चीरकर आगे बढ़ते हुए नगर के राजकुमार की। राजकुमार विक्रमसेन एक बड़ा ही शांत और अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति था, जो अपना वेश बदलकर नगर के लोगों का सुख दुख जानने निकलता था। पर आज पहली बार था जब वो नगर के छोर पर बने इस गुलामों के बाजार में पहुंचा था। उसे जरा भी इल्म नहीं था कि उनके राज्य में कोई ऐसी भी प्रथा चल रही है। गुलामों की इस मंडी को देख कुछ देर पहले भीड़ के आखिरी छोर पर उपस्थित राजकुमार के मन में यही उधेड़बुन चल रही थी कि यह आखिर चल क्या रहा है। तब उसकी नजर गुलामों के बीच खड़ी उस नवयुवती पर गई, जिसकी आंखों में राजसी तेज और गुस्से के साथ साथ उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। माहौल के बिल्कुल उल्ट उसके व्यवहार को देख राजकुमार ने तभी यह ठान लिया था कि वो इस नवयुवती को आज यहां से आजाद करवाएगा और उसकी आक्रोश भरी आंखों के पीछे छुपी उसकी कहानी को जानने की कोशिश करेगा कि आखिर क्यों वो इस घिनौनी जगह पर मौजूद थी। तो जैसे ही राजकुमार ने 500 स्वर्ण मुद्राओं की बड़ी बोली लगाई, सबका मुंह हैरानी से खुल गया। हर कोई खुले मुंह से राजकुमार को ताक रहा था, क्योंकि रकम ही इतनी बड़ी थी। 500 स्वर्ण मुद्राओं से एक बड़ा परिवार बड़े आराम के साथ बिना कोई काम किए अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। राजकुमार की बोली से वो दुष्ट सेठ भी झल्ला कर रह गया। कुछ पल बाद उस भारी सन्नाटे को तोड़ते हुए नीलामी लगाने वाले की आवाज गूंजी, क्या कोई और है यहां जो इस लड़की के लिए 500 से ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं चुका सके? हर कोई बस एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखे जा रहा था। बेड़ियों में बंद नवयुवती भी राजकुमार की तरफ हैरानी भरे भाव से देख रही थी कि आखिर क्यों इस नवयुवक ने उसके लिए इतनी ऊंची बोली लगाई। आखिरकार बोली लगाने वाला व्यक्ति कहता है, तो ये लड़की हुई इस नौजवान की। राजकुमार ने तयशुदा कीमत अदा की
और धीरे से मंच की तरफ बढ़ता है। उसको अपनी तरफ आते देख नवयुवती गुस्से से बोली, एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो ये जंजीर तेरे गले में होंगी। उसकी बात सुन राजकुमार उससे कुछ कदम दूर ठहर गया और बड़े ही शांत स्वर में बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूं। राजकुमार की भले वाली बात सुन लड़की ने एक पल के लिए राजकुमार की तरफ देखा तो उसे उसकी आंखों में नरमी और दयालुता नजर आई, पर अगले ही पल फिर से उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसका अब किसी पर भरोसा नहीं रहा था। राजकुमार उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए उसे फिर से अपने साथ बड़ी नरमी से चलने के लिए कहता है। बेड़ियों में जकड़ी हुई नवयुवती के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था, क्योंकि राजकुमार ने उसकी अच्छी खासी कीमत लगाकर उसको खरीद जो लिया था। अंततः ना चाहते हुए भी वो राजकुमार के साथ चल पड़ती है। राजकुमार उस नवयुवती को अपने साथ ले नगर के बाहर बने अपने गुप्त ठिकाने पर जा पहुंचता है, जहां वो कभी कभार मानसिक शांति के लिए जाता था। जब नगर के बाहर बने उस सुनसान घर में, जिसके चारों तरफ एक खूबसूरत बगीचा था, राजकुमार उस नवयुवती के साथ अंदर जाता है। तब अंदर आने पर राजकुमार ने धीरे से लड़की के पास जाकर उसे उसकी भेड़ियों से अपनी तलवार के वार से आजाद कर दिया। भेड़िया खनक की आवाज करते हुए धरती पर जा गिरी। नवयुवती अब आजाद थी। उसे यह देखकर हैरानी हो रही थी कि उस नवयुवक ने उसे आजाद क्यों किया। मन में चल रही इस उधेड़बुन के चलते उसने एक नजर राजकुमार की ओर देखा और बोली, तुमने मुझे इतनी भारी कीमत चुकाकर खरीदा है, तो अब मुझे आजाद क्यों कर रहे हो? नवयुवती की बात सुन राजकुमार गहरे और शांत स्वर में बोला, तुम अब किसी की गुलाम नहीं हो, तुम पूरी तरह से आजाद हो। राजकुमार का ऐसा जवाब पाकर लड़की और भी अधिक हैरान हो जाती है और पूछती है, तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों खरीदा? कहां से आई इतनी दौलत तुम्हारे पास? और अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? लड़की के चेहरे पर हैरानी और संदेह के मिले जुले भाव झलकते हैं और वो एक के बाद एक सवाल पूछने लगती है। युवती के एक साथ ये ढेरों सवाल सुन राजकुमार कुछ देर के लिए बिना कुछ बोले बस शांत खड़ा रहता है। फिर कुछ देर बाद लड़की की तरफ देखते हुए बोला, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जब मैंने तुम्हें उस घिनौने बाजार में देखा तो लगा शायद वो जगह तुम्हारे लिए नहीं है। हालातों ने जिस भी कदर तुम्हें मजबूर किया हो, पर उस जगह भी मुझे तुम्हारे अंदर तुम्हारा स्वाभिमान और गुस्सा नजर आया, जो तुम्हें वहां मौजूद सभी गुलामों से अलग बना रहा था। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि तुम उस दुष्ट सेठ का निवाला बनो। बस इसलिए ही मैं तुम्हें वहां से निकाल लाया। आगे राजकुमार बोला, मैं जानना चाहता था कि इस चेहरे के पीछे आखिर क्या दर्द, क्या मजबूरी है जो तुम्हें यहां ला खड़ा किया। पर अगर तुम अपने बारे में नहीं बताना चाहती तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम पूरी तरह से कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। राजकुमार की बात सुन लड़की ने गौर से राजकुमार की तरफ देखा। अब भी पहले की भांति उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। उसकी आंखों में कोई स्वार्थ नहीं था, थी तो केवल और केवल सच्चाई। राजकुमार के निस्वार्थ आचरण और उसकी रहमदिली को देख इतने समय से अपने दुख को अंदर समेटी हुई सख्त युवती टूट जाती है। उसकी आंखों से अश्रु छलक उठते हैं। कुछ देर पहले तक किसी शेरनी की तरह मजबूत नवयुवती की आंखों में आंसुओं का सैलाब देख राजकुमार ने उसे नहीं रोका, बल्कि रोने दिया। कुछ देर वो फफक रोती रही, जैसे बहुत समय से अंदर जमी पीड़ा को अश्रुओं के साथ बाहर निकाल रही हो। जब वो थोड़ा शांत हुई तो राजकुमार ने युवती को सांत्वना देते हुए एक बार फिर से उसके बारे में जानना चाहा। राजकुमार के फिर से पूछने पर लड़की के आंसुओं में छिपा दर्द जुबान पर आ गया। भरी हुई आंखों के साथ नीचे देखते हुए युवती ने बोलना शुरू किया, मेरा नाम पद्मिनी है। मेरे पिता का नाम तेजपाल था। यहां से उत्तर में पहाड़ियों के बीच अमरगढ़ नाम का एक छोटा सा राज्य है, जहां के राजा मेरे पिता थे। हम दो बहनें मेरे माता पिता के साथ बहुत सुकून भरा खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे।
मेरे पिता के राज्य में सब लोग सुखी थे। किसी को किसी भी वस्तु का अभाव नहीं था। पर न जाने किसकी बुरी नजर उस छोटे से समृद्ध और प्रसन्न राज्य पर पड़ गई। राजकुमार उस युवती अर्थात राजकुमारी पद्मिनी की हर बात को अत्यंत ध्यान से सुन रहा था। आगे राजकुमारी बोली, एक दिन एक कालभुजंग नाम के क्रूर राजा ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया। कालभुजंग बड़ा ही बेरहम राजा था, जो अपने से कमजोर राज्यों पर आक्रमण करके उन्हें हथिया लेता। जंग हुई जिसमें हम हार गए। मेरे पिता वीर गति को प्राप्त हुए और जब मेरी मां को यह खबर मिली तो उन्होंने भी राजमहल की छत से कूदकर अपने प्राणों की बलि दे दी। उस क्रूर राजा ने हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया और राजमहल में रह रहे सभी को बड़ी बेदर्दी से बाहर फेंक दिया। किंतु मेरी बहन राजकुमारी मालिनी का कोई अता पता नहीं। आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा? वो जिंदा भी होगी कि? इतना कहते कहते राजकुमारी की आंखों से एक बार फिर से अश्रुओं की धारा बह निकली। उसकी दुख भरी आप बीती सुन राजकुमार अवाक रह जाता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। सिसकती हुई राजकुमारी को सांत्वना देते हुए राजकुमार बोला, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहन जहां कहीं भी होगी मैं उसे खोज निकालूंगा। पर अब तक तुमने ये नहीं बताया कि तुम उस गुलामों के बाजार तक कैसे पहुंची? राजकुमार के सवाल का जवाब देती हुई राजकुमारी बोली, राज्य से निकाले जाने के बाद मैं भटकती भटकती यहां के जंगलों में आ पहुंची। तब उस दुष्ट गुलामों के दलाल के आदमियों ने मुझे देख तुरंत बंदी बना लिया और उसके पास ले गए। बस तभी मैं उसकी कैद में थी। उससे आगे की कहानी तो तुम जानते ही हो। इतना कहकर राजकुमारी राजकुमार की तरफ देखते हुए बोली, पर तुमने मुझे अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। अब अगला भाग जल्द आ जाएगा। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।